दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पे घटना चक्र की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली बुक की टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज शुरू की गई। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो घटना चक्र की बुक में दिए हुए हैं। तो साथियों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में निर्धारित सिलेबस में इतिहास विषय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? महाराज श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो किस गुप्त शासक ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज को महोदया या महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन के शासक को कहा जाता है, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो समुद्रगुप्त के शासन का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो इलाहाबाद के अशोक के स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन काल की सूचना मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह कौन थे? हरिसेन। इन्होंने उनकी प्रशंसात्मक जो बात है उसका वर्णन संस्कृत भाषा में कराया था और उसका नाम प्रयाग प्रशस्ति है। तो सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक हरिसेन ने कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। इन्होंने शक पर विजय पाई थी, इसलिए इन्हें शक विजेता भी कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकार भी है। यानी शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शकार उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वह बुरी तरह परास्त हुए थे। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तरी भारतीय व्यापार एवं साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। धनवंतर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे।
तो धन्वंतर किसके नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी नवरत्नों में से एक थे। जो चरक है वो कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक ने की है। और ये किसके राज दरबारी वैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। एरण अभिलेख 510 ईस्वी में का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका निर्माण 510 ईस्वी में हुआ था। और किसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है? तो गोपराज नामक सेनापति थे, उनकी स्त्री के सती होने का उल्लेख एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। और यह प्रथम सती का साक्ष्य है। गुप्त सम्मत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त सम्मत की तिथि 319 ईस्वी है। गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल का जो समय था उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के दौरान कला और साहित्य में उत्कृष्ट प्रगति हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। तो प्राचीन भारत में जनता पर लगने वाले सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो उदक भाग या विदक भागम कहा जाता था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेयी शब्द का प्रयोग होता था। रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो रेशम के लिए कौशेयी शब्द का प्रयोग होता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। भारत पर जो हूण आक्रमण हुए हैं उसमें जो तोरमाड़ था वो दूसरा नेता था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो जो वर्तमान में शतरंज यानी चेस का खेल है वो गुप्त काल के दौरान उसका उद्भव हुआ है और तब उसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। तो शतरंज खेल का जनक किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन भी गुप्त काल के समय में किया था और महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। तो अच्छपाद किसको कहा जाता है? तो गौतम को अच्छपाद कहा जाता है। इन्होंने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये जो दर्शन है यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियोज में मैंने सभी दर्शन और उनके प्रतिपादकों के नामों के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखनी पड़ेंगी, तभी आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे और यूपी ट्रिपल एसपीटी एग्जाम 2022 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आगे देख लेते हैं ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। इधर इमारतें लिखी और उनकी स्थिति। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ओपन किया गया विश्वविद्यालय इसी को कहते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम मंदिर
मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। अब आगे देखते हैं होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हेलेबिट कर्नाटक में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है और खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये साथियों प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं और किस राज्य में स्थित हैं उसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। इसको ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट गुप्त वंश से संबंधित, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, जिससे